एजेंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान विधानसभा के उपचुनाव की। वोटिंग हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 23 तारीख पे टिकी हुई हैं कि पिटारे से निकलेगा क्या। दौसा में कम वोटिंग हुई है और बिल्कुल सुदूर आदिवासी क्षेत्र की बात करें तो अच्छी वोटिंग वहाँ पे कही जा सकती है। और क्षेत्रों में ही है, लेकिन 64% वोटिंग 5 बजे तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार हुई है। ये बढ़नी है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और राजनीतिक दलों के जो लंबे समय से टिकट से लेकर के नामांकन, उसके बाद में कन्वेंसिंग और फिर वोटिंग, कितनी मेहनत के बाद में अब किसका क्या दावा है, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और कई नेताओं की साख दाव पे भी है। न केवल नेताओं की, कई सियासी घरानों की भी साख दाव पर है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भाजपा से लक्ष्मीकांत पारिक साहब हैं, कांग्रेस से प्रतीक सिंह जी हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ में हैं। अनिल, ये माना जा सकता है कि जो कवायद एक्सरसाइज राजनीतिक दलों ने की, और ये सच में कोई मतलब जोक नहीं है, कितनी कड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। आप सबसे पहले आप टिकट की देखिए, आप स्थिति इतने लोगों में से छांट के मैनेज करना और योग्य उसमें से प्रत्याशी अपनी नज़र से निकाल करके देना, फिर तमाम चीज़ों को साधना, तो एक बड़ा काम था। और अभी इस बड़े काम के बाद अब निगाहें 23 तारीख पे टिकी हुई हैं। तो क्या कहा जा सकता है, पूरे इलेक्शन कैंपेन भी चला, अब तो 69 जो प्रत्याशी हैं उनकी इज्जत साख सब कुछ दाव पे है। इसमें 7 बीजेपी के हैं और 7 ही कांग्रेस के भी हैं। देखिए बिल्कुल, और 23 नवंबर को फैसला होगा कि जनता ने मैंडेट किसको दिया है, किसके पक्ष में दिया है। ये सबसे बड़ी बात, ये जो 7 सीटों के उपचुनाव हो रहे हैं इनके नतीजे तय करेंगे। हमने देखा जो 7 सीटों के चुनाव रहे, प्रत्याशी चयन से लेके चुनावी जो कैंपेनिंग रही वो भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर रही है। बीजेपी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो, तमाम सीटों पर गए और विकास की बात जो है जनता के बीच में वहाँ पर रखी गई। और कांग्रेस ने भी अपनी बात रखी। और विपक्ष का एक जो धर्म होता है सरकार के फेलियर को गिनाना और अपने जिस समय की सरकार थी उस समय की जो उपलब्धियां हैं उनको यहाँ पर गिनाना। लेकिन इन 7 सीटों पर एक अच्छी बात, ये रोचक बात देखने को मिली कि मुद्दे गौण और वहाँ पर या तो जातिगत समीकरण हावी हैं, या फिर जैसे आदिवासी बेल्ट का सीट जहाँ पर आदि सलूम्बर हो या फिर 84 की सीट हो, वहाँ पर आदिवासी बनाम नॉन आदिवासियों का चुनाव वहाँ पर देखा जा रहा था। तो जो ये 7 सीटें रही हैं, यहाँ पर मुद्दों के आधार पर अगर किसी सीट पर डिसीजन होना हो, शायद ये पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता है। झुंझुनू को देख लिया जाए, रामगढ़ की सीट को देख लिया जाए, दौसा सीट को देख ले, देवली उनियारा वाली सीट देख लें, खिवसर वाली सीट को देख लिया जाए, तो ये तमाम जो वादे, इरादे, विकास, सबसे ज्यादा जातिवाद का बोलबाला रहा पूरा इलेक्शन कैंपेन, और उसे साधने की कोशिश भी की गई। देखिए बिल्कुल, ये तो होता ही है। पार्टियां कहती हैं कि टिकट देंगे लेकिन जाति नहीं देखेंगे, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो ये देखा जाता है उस विधानसभा में संबंधित व्यक्ति की कास्ट कितना वोट उसके पक्ष में आ सकता है। वो एक आंकड़ा जो है वो समीकरण पार्टी वहां पर बैठाती है। तो जातिगत जो एक समीकरण जो कहा जा सकता है राजनीति के अंदर, वो पीछा नहीं छूट सकता है। पिछले चुनाव को देखा जाए, ये उपचुनाव को देख लें, या आने वाले चुनाव को अगर देख लिया जाए, ये जो चीज है हमने देखा भी है इन चुनाव की कैंपेनिंग के दौरान भी। और मतदाता का जो रुझान है वो भी अगर देखा जाए तो वो भी इसी ट्रेंड पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी के पक्ष में देखने को मिला है। तो जातिवाद वाला जो एक तरह से उसको जहर कहा जा सकता है जनता के बीच में, लोग ये कहते हैं कि मुद्दों के आधार पर वो वोट कास्ट करना चाहिए, विकास की विजन को होना चाहिए, उनकी डिमांड क्या है, डिमांड को पूरा कौन कर रहा है, या फिर वहाँ के लोकलिटी में वो जो विधायक का चुनाव लड़ रहा है उससे जनता की कनेक्टिविटी कैसी है, पब्लिक के बीच में उसका व्यवहार कैसा है, इन तमाम मुद्दों पर वोट होना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये देखा गया कि जातिवाद वाली जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हावी रही हैं 7 सीटों के अगर एक समीकरण यहाँ पर देखने को जाए। चलिए प्रतीक जी, आपके पास में आना चाहूँगा। यूँ अगर देखा जाए तो 4 सीट आपके कब्जे में हैं और 2 पे अलायंस था, लेकिन अब बात अलायंस की नहीं है, अब तो सभी सीटों पे खुल करके चुनाव लड़े। तो क्या लगता है, सारा हो चुका, आपने कंट्रोल रूम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की, सारी चीज़ों को नज़दीक से देखा, अब क्या लगता है?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो 11 महीने की विफलता रही है भाजपा की, जो सरकार की, भजन लाल जी की सरकार जो चली है, तो मुझे लगता है उस विफलता के नाम पर जनता वोट डाल चुकी है आज, क्योंकि जो विफलताएं भरी पड़ी हैं 11 महीने के अंदर, जो पिछले विधानसभा के चुनाव में जो वादे किए गए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और आपने देखा था कि पिछले दिनों जब देवली उनियारा में कन्हैया लाल चौधरी जी से एक महिला ने पूछा कि पानी नहीं आ रहा, तो चौधरी जी बोलते हैं, भैया मेरे को वोट मत देना, आपके वोट से कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको मर्जी हो उसको वोट दे देना। तो सरकार के मंत्रियों का ये घमंड और जनता से बेरुखी ये बता रही है कि जनता अब इनसे पूरी तरीके से कट चुकी है। और शुरुआत से जैसे सरकार बनी थी उसके शुरुआत में ही उसके रुझान आने चालू हो गए थे, क्योंकि एक मंत्री बनाया था सरकार बनने के बाद बिना विधायक के, और उन्होंने जब चुनाव लड़ा विधायकी का तो जनता ने उनको हरा दिया, क्योंकि 2-3 महीने में भी कुछ भी शुरुआत भी नहीं कर पाए थे सरकार का। उसके बाद में लोकसभा के साथ एक उपचुनाव हुआ था, वो भी भारतीय जनता पार्टी हार गई। और अब ये जो 7 उपचुनाव हुए, मुझे लग रहा है कि अधिकतर और मेरे को लग रहा है 7-0 से कांग्रेस पार्टी ये उपचुनाव जीतेगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है। चलिए लक्ष्मीकांत जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। सीट एक है आपकी, लेकिन सत्ता में है आप लोग, तो यहाँ एक कांग्रेस का तो चलिए होता है कि अपनी 4 सीटों की साख बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, इसी तरह से बीजेपी के साथ में भी है। सरकार है, 11 महीने सरकार बने हुए हो गए और ऐतिहासिक निर्णय का दावा किया गया है, विकास का रोड मैप तैयार करने की बात कही गई है। अब उसके परिणाम की बात है, हालांकि ना विपक्ष की सेहत पे फर्क पड़ेगा ना सरकार की सेहत पे फर्क पड़ने वाला है 7 सीट से, लेकिन फिर भी चुनाव है तो निश्चित रूप से एक मनोबल पे जरूर इसका असर देखा जाएगा। तो क्या मानना है, अभी रिजल्ट का इंतजार है और वोटिंग पूरी हो चुकी है? देखिए, निश्चित रूप से 23 तारीख के रिजल्ट का इंतजार हम सभी को है, लेकिन मेरा मानना है इसी तौर पर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान भजन लाल सरकार ने जिस प्रकार से इन 11 महीनों में चुनाव आचार संहिता बार बार लगने के बाद भी विकास के नए आयाम स्थापित किए, उसको लेकर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने वाली है और भारतीय जनता पार्टी इन 7 सीटों पर विजयी होने वाली है। माननीय भजन लाल जी ये जब 15 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं, 16 तारीख को एसआईटी गठन करके और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हैं, तो एक युवाओं को सीधा संदेश देते हैं कि हम किसी भी दृष्टि में उनके भविष्य का खिलवाड़ करने वालों को बख्शेंगे नहीं। यदि आरसीपी मुद्दे के साथ राजस्थान की पवित्र धरा पर भागीरथी प्रयास कोई करता है तो माननीय भजन लाल जी करते हैं। यदि पेट्रोल डीजल पर वेट कम करने का काम किया तो माननीय भजन लाल सरकार ने किया, और 2000 रुपये किसान निधि के बढ़ाने का काम भी किसी ने किया तो माननीय भजन लाल सरकार ने किया। सरकार ने ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय बजट में भी लिए, उन्हें सड़क सुरक्षा और सड़क स्वास्थ्य सुरक्षा इन सब का ध्यान रखने का सरकार ने पूरा प्रयास किया। और मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से बजट बना, वो बजट के बाद सरकार ने अपना काम तेजी से शुरू करने का काम किया, उन सबको लेकर जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने वाली है। अभी चूँकि बार बार कांग्रेस के लोग कुछ लोगों को तीखा प्रयास भी करते हैं, निश्चित रूप से उनको करना चाहिए, क्योंकि विपक्ष का दायित्व होता है कि सरकार की कमियों गिनाए, लेकिन हमारा मानना है कि निंदक नहीं राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी पर निर्मल करे सुबाए। निश्चित रूप से रफ्तार विपक्ष की भूमिका यदि कांग्रेस निभाती है तो हम सबके लिए अच्छी बात होगी, और यदि कोई कमी है तो उसे दूर करने का सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास भी करती है। मेरा इसी तरह मानना है कि योगेंद्र जी, जिस प्रकार से मैं यदि बात करूँ तो पिछले 11 महीनों का कालखंड जो अशोक गहलोत जी सरकार बनी और उसके बाद वर्तमान प्रदेश का कालखंड, उन 11 महीनों में इस राजस्थान की जनता ने सड़क पर जलते टायर देखे, मुख्यमंत्री पद का मुगलिया संघर्ष देखा, उसके साथ साथ उसके बाद होटलों में कैद विधायक देखे और मनोरंजन करते हुए विधायक देखे। तो मैं समझता हूँ पिछली सरकार का कार्यकाल 11 महीने का या उसके बाद का कैसा था, राजस्थान जनता जानती है। राजस्थान जनता ये भी जानती है कि राजस्थान में जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर वर्तमान प्रदेश की यदि बात करें तो कांग्रेस निश्चित रूप से 11 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस से उन्मादी भाव के साथ कह देता कि कांग्रेस बहुत आगे बढ़ गई। इसका दुखद परिणाम होगा अति आत्मविश्वास कभी कभी ले बैठता। हरियाणा में यही अति आत्मविश्वास कांग्रेस के लोगों ने दिखा, और यहाँ तक कह दिया भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें भी आए तो बड़ी बात होगी, और हरियाणा की जनता ने उनके अति आत्मविश्वास को निचोड़ कर रख दिया और भारतीय जनता पार्टी को पुनः मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता सौंपी। तो मैं इसी तरह मानना है कि उसकी एक्सरसाइज हुई अति आत्मविश्वास में यहाँ राजस्थान में दिखा, कोई बीजेपी रही कि कांग्रेस रही, या वास्तव में धरातल पे काम किया, उसे सबक लिया हो क्योंकि आपके विपक्ष के साथी हैं? देखिए, हमने लगातार काम करने का प्रयास किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा क्षेत्र पर 2-2 बार गए हैं। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार हर विधानसभा सीट पर जाते रहे और राजस्थान के सभी
कार्यकर्ता और नेता जिनको वहाँ दायित्व दिए गए थे वे सभी वहाँ पर अपनी भूमिका निर्वहन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर कार्यकर्ता हो या प्रदेश स्तर कार्यकर्ता हो, जिसको जो जिम्मेदारी थी उसके साथ अपना काम कर रहा था। इधर मैं ये बात भी नहीं करना चाहता, विषय भी यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के माननीय अशोक गहलोत जी की सभाएं कितनी हुई, किस सीट पर गए, ये कांग्रेस के लोग जानते हैं। माननीय सचिन पायलट जी किन सीटों पर केंद्रित रहे, ये भी कांग्रेस के लोग जानते हैं। माननीय डोडासरा साहब को कितनी स्वीकार्यता कांग्रेस के लोग देना चाहते हैं, वे भी जानते हैं। ये चुनाव इस बात को, कांग्रेस में इस बात को तय करता है कि माननीय डोडासरा जी का भविष्य क्या होगा, माननीय सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा और माननीय गहलोत साहब को क्या नेपथ्य में चले जाएंगे, ये इन सब बातों पर तय करेगा। माननीय डोडासरा साहब को इस बात की चिंता है कि मैं लगातार 10 जनपद तक पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा, ये चिंता उनकी स्वाभाविक भी है। तो मैं समझता हूं कांग्रेस का आंतरिक चुनाव इस समय हो रहा है और कांग्रेस यदि कहीं सफलता की एक बात जानना चाहूंगा लक्ष्मीकांत जी, चलिए अब आपने कहा है कि इन चुनावों से कांग्रेस के नेताओं का भविष्य तय होगा, बाई इलेक्शन से नेताओं का भविष्य तय हो पाता है तो बीजेपी में भी इसका इंपैक्ट आएगा, जीत और हार दोनों का ही? देखिए, सामूहिक नेतृत्व से आप चुनाव लड़ा जाता है तो निश्चित सामूहिक नेतृत्व की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन यहाँ पर पूर्णतया कांग्रेस ने पूर्णतया केंद्रित होकर डोडासरा पर डिपेंड किया है। और डोडासरा ने कहा अपने भाषणों में कहा कि लोग आज मुझे नेता मानो या मत मानो, मैं तो नेता बन गया, मैं आगे बढ़ पाऊंगा नहीं बढ़ पाऊंगा, कितनी भी टांग खींच लो, मैं तो नेता हूं। तो उनके अपने भाषणों में जिस बात केंद्रित करते हुए कहते हैं तो इस बात पर ताकीद करता है कि डोडासरा को अपनी प्रदेश सीट पर भी खतरा नजर आ रहा है। आपको जय प्रतीक जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं सवाल करता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि पारिक साहब बोले कि जो हार होती है वो एक आंतरिक हमारा एक चुनाव है, तो मुझे बता दें कि गंगानगर में जिनको मंत्री बना करके भेजा था वो हार किसके माथे गई, भजन लाल जी के माथे गई या केंद्रीय नेतृत्व के माथे गई? दूसरी बात ये कह रहे थे कि हमारे नेता गए नहीं गए, मुझे बताइए वसुंधरा राजे जी कहीं दिखाई दी? चुनावी सभा, नुक्कड़ सभा तो छोड़िए, पोस्टर की फोटो में और अपने घर के झरोकों से बाहर जागती हुई भी वसुंधरा जी नजर नहीं आई। उनको ऐसा कैद कर दिया है बीजेपी ने। आप मुझे बता दीजिए, जो शेखावटी का जो इलाका है, राजेंद्र राठौड़ जहां के बड़े नेता बनते थे अपने आप में, आप बताइए दिखाई दिए इस चुनाव में? तो ये जो उपचुनाव है वो हर सीट का एक अपना एक अलग मुद्दा है, अलग चेहरे हैं और अलग तरीके की रणनीति है। और उसी रणनीति के साथ में कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा है और उसी मुद्दों पे जो जनता के मुद्दे थे, जो 11 महीने की विफलता है, वही कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में लेकर के गई है। और इनकी हार आप देखिए कि इनको कितने दिन पहले से ये हार दिखने लग गई थी कि किरोड़ी लाल मीणा जी तो अपनी चुनावी सभाओं के अंदर अभद्र गालियां बक रहे हैं, अभद्र शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और इनके जो मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी जी, वो किस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो मुझे कहना भी में भी शर्म आ रही है यहाँ पे कि जिस तरीके की भाषा का उपयोग कैबिनेट मंत्री कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनको हार पहले ही दिख गई थी। अब 23 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि हार को कैसे स्वीकार किया जाए, बीजेपी तय करेगी कैसे स्वीकार करेगी। चलिए प्रतीक जी, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि लक्ष्मीकांत जी से भी मैंने सवाल पूछा था, ये आपसे भी पूछ रहा हूं, इन चुनाव का हार जीत एक अलग रिजल्ट होगा, तो 23 तारीख को जब हम इस वक्त बैठ रहे होंगे तब चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ इंपैक्ट आएगा? देखिए, इम्पैक्ट तो अगर आना स्वाभाविक है, चाहे से कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो या फिर राज्य की सरकार हो, क्योंकि राज्य की सरकार की विफलता, जैसे मैंने अभी बताया कि सरकार बनने के बाद से लगातार नजर आ रही है, क्योंकि 2 उपचुनाव हुए, दोनों उपचुनाव बीजेपी ने हारे। उसके बाद में लोकसभा की चुनाव की बात कर लें, 11 सीटें इन्होंने हारी और बाकी की बची हुई सीटें भी बिल्कुल मार्जिन से जीती हैं। जो पहले बहुत बड़ी जीत हुआ करती थी, वो वोट स्विंग था, वो बिल्कुल इन्होंने गवा दिया है। तो जो 11 महीने की सरकार है, ये उसका एक लिटमस पेपर या अर्धवार्षिक परीक्षा आप कह सकते हो कि पता लगेगा कि किस तरीके की सरकार चली और 11 महीने की सरकार ने क्या डिलीवर किया। चलिए लक्ष्मीकांत जी, इसे एक लिटमस टेस्ट की तरह देखेंगे। हालांकि बहुत जल्दबाजी हो गया, तो 23 तारीख को जब हम चर्चा करेंगे, लेकिन असर क्या रहेगा इस रिजल्ट का, मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, हर चुनाव का अपना एक रिजल्ट होता है, हर चुनाव का एक असर होता है। निश्चित रूप से ये पंचायत का चुनाव तो उसका भी असर होता है, और लोकसभा विधानसभा का चुनाव था उसका भी अपना असर होता है। निश्चित रूप से हर चुनाव एक असर छोड़ता है। मैं नहीं कहता कि कोई चुनाव अपना असर नहीं छोड़ता। ये भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार जिस दिशा और दशा में काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि हार का तो प्रश्न पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की 7 सीटें जीतने वाली, इसमें अतिशोक्ति नहीं है। जी चलिए, एक आपने सवाल खड़ा किया था कि इनके नेताओं को लेकर, एक सवाल उन्होंने उठाया कि राजेंद्र राठौड़ साहब खुद शेखावटी से गायब थे और वसुंधरा राजे जी हैं वो कहीं दिखाई नहीं दी। राजेंद्र राठौड़ जी ने शायद माननीय मुख्यमंत्री से भी अधिक सभाएं की,
और 18 से अधिक सभाएं उन्होंने की। माननीय वसुंधरा आपने जो राजे, सवाल खड़ा किया उसका सवाल काउंटर किया माननीय राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब ने तो 18 से अधिक सभाएं की, और माननीय वसुंधरा राजे निश्चित रूप से अपने पारिवारिक कारणों से, वन्य कारणों दिल्ली में थी, और उनके पारिवारिक कारण व्यक्ति के अपने होते हैं, और उसको लेकर माननीय वसुंधरा जी राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं, उस नाते पार्टी संगठन जो दायित्व दिया उसका पूर्णतः निर्वहन भी कर रही है। इन चुनावों के समय उनकी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण चुनाव में नहीं आ पाई, एक इतर विषय हो सकता है। अनिल, आपके पास में आना चाहूंगा। देखिए, हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है। एक बात मैं बीजेपी का एक पॉजिटिव पॉइंट ये देख रहा हूं कि इस बार बागियों को समझाने में कामयाब रही, जबकि एक लकीर इन्होंने ये खींची थी कि जो बागी थे उनको टिकट थमा दिया, क्योंकि वो अधिकृत प्रत्याशी से ज़्यादा वोट लेकर के आए थे, तो उन्हें लगा कि ये ज़्यादा इनके साथ जीत महफूज हो सकती है। तो भीतरी घात का खतरा पूरी तरह से ढका गया दोनों ही तरफ से, या भीतरी घात का खतरा अभी तक भी कायम रहा जब तक वोटिंग हुई तब तक? देखिए, बिल्कुल मैनेज कितना हुआ है, वो कैंडिडेट जो या तो चुनाव में खड़ा हो रहा है या फिर नाराजगी थी कि टिकट नहीं मिली। टिकट नहीं मिलने की नाराजगी यहाँ तक होती है कि पिछले जो चुनाव विधानसभा के थे उस दौरान भाजपा के प्रत्याशी को बगावत वाले प्रत्याशी के कारण ही हार मिली थी। यहाँ पर ये नाराजगी देखने को मिली। लेकिन बीजेपी ने ये जो प्रयोग किया है, पिछले विधानसभा चुनाव को अगर देखा जाए, पहली लिस्ट के मैं जिक्र यहाँ पर करूँगा, उसके अंदर बगावत करने वाले कई ऐसे भाजपा के नेता थे जिनको टिकट थमाई गई, लेकिन वहां पर यह प्रयोग था वो बीजेपी के लिए कुछ सफल रहा। वो जो कैंडिडेट थे बगावत करने वाले, उनका विरोध जरूर हुआ, लेकिन जब रिजल्ट आए तो वहां पर बीजेपी के लिए वो प्लस पॉइंट रहा। वहां से पार्टी के जो नेता थे वो जीत कर निकले। तो पार्टी ने शायद सोचा, मंथन किया होगा उस रिजल्ट के आधार पर भी, और जो एनालिसिस यहाँ पर किया कि क्यों ना जो बगावत करके अच्छे वोट लेके आ रहे हैं, और दूसरा जो कैंडिडेट बीजेपी जो 2023 के चुनाव थे बीजेपी के कैंडिडेट मिले, उनको सरप्लस अगर किया जाए, चाहे झुंझुनू की अगर बात कर ली जाए, रामगढ़ की बात कर ली जाए, इन सीटों के ऊपर बगावत वाले और बीजेपी का जो प्रत्याशी था, उन दोनों के कैलकुलेट अगर किए जाते हैं तो कांग्रेस के जो जीतने वाले विधायक हैं उनसे सरप्लस वोट हो जाते हैं। ये जो पार्टी ने एनालिसिस किया है ये कहीं ना कहीं सटीक भी है, लेकिन इसमें चैलेंज ये बैठेगा कि भीतरघात कितना है। झुंझुनू की सीट को देख लिया जाए, बबलू चौधरी हैं, क्या वो पूरी तरह से मैनेज हो पाए? हंस के जरूर गए, लेकिन क्या उन्होंने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगे या नहीं मांगे, या वोट दिलवाए या नहीं दिलवाए? क्योंकि बगावत करने वाला पार्टी के सामने चैलेंज कर रहा होता है और उसका तोड़ निकालने के लिए पार्टी के पास भी चीजें भी होती हैं। भीतरघात के जो चीजें हैं वो पार्टी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज ज्यादा खड़े करने वाले होते हैं, क्योंकि वो डैमेज कितना कर रहा है पार्टी को नहीं पता होता है। पार्टी सोचती है कि वो मैनेज हो चुका है और अपने साथ प्रचार कर रहा है, लेकिन वो साथ में रहने का जो भीतरघात है वो जान जाता है कि यहाँ से पार्टी के पक्ष में वोट आ रहे हैं, या फिर इसके संबंधित जो नेता ये इनके साथ में जुड़े हुए हैं, तो वहाँ वो जो डैमेज है वो ज्यादा कर सकता है। लेकिन फिर भी बीजेपी के इन चुनाव में अच्छी बात ये कही जा सकती है कि जो बागी सुर वाले नेता थे उनको काफ़ी हद तक मैनेज किया गया। तमाम सीटों पर सलोमर की सीट को देख लिया जाए, अगर झुंझुनू को देखा जाए, रामगढ़ सीट को अगर देखा जाए, तो वहाँ पर मैनेज किया है पार्टी ने, और उसके साथ साथ मान मनोबल भी वहाँ पर किया है। लेकिन भीतरघात पर कितना कंट्रोल किया, रणनीति बनाई थी पार्टी ने, कार्यकर्ताओं को टास्क भी दिया, और ये तक बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई थी कि उनके ऊपर तीसरी आंख की तरह पूरी तरह से नजर रखा जाए, कहीं वो पार्टी के खिलाफ गतिविधियां तो नहीं कर रहे हैं। अब इन नतीजों के बाद में ये तय होगा कि क्या कोई बगावत शुरू वाले थे जो मैनेज हो गए थे, उन्होंने भीतरघात किया या नहीं किया। क्योंकि झुंझुनू जैसी सीट अगर बीजेपी के खाते में आती है ये माना जा सकता है कि वहां पर कोई भीतरघात नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस के खाते में आने का मतलब है कि बीजेपी ने बगावत तो रोकी लेकिन भीतरघात पर पूरी तरह से मॉनिटरिंग नहीं की। मनभेद नहीं बिठा हुए, मतभेद बाहर से तो हटा दिए कि चल अब देखिए, तो परिणाम के ऊपर डिपेंड करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। रामगढ़ हो चाहे झुंझुनू हो, कई ऐसी या फिर और सीटें, वहाँ पे अगर आप गैप देखेंगे और उसको प्लस करते हैं बागी के साथ में, तो निश्चित रूप से प्लस में दिखती है बीजेपी। लेकिन अब रिजल्ट क्या रहेगा? अगर रिजल्ट 19-20 आता है तो फिर सवाल खड़े होंगे कि बैठाने में तो कामयाब है, लेकिन अपेक्षित जो रिजल्ट थे वो नहीं ला पाए। मैं लक्ष्मीकांत जी वापस एक बार आपके पास में आना चाहूँगा। भीतरघात की बातें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हैं और कहा जा रहा है कि भीतरघात का काफ़ी खतरा रहा है, कई जगह पे बीजेपी के लिए कुछ दिक्कतें भी बनी हैं, और इसी तरह से मैं तो चले बीजेपी पे फोकस आप ही का रखूँगा। तो आपको लगता है कि पूरी तरह से भीतरघात का जो खतरा था वो पूरा टल गया केवल बैठाने भर से? देखिए, शुरुआती दौर के अंदर जिस प्रकार से कुछ सीटों पर
कुछ लोगों का विरोध स्वरूप सामने आया था, लेकिन सामने रहते भारतीय जनता पार्टी ने पूरा डैमेज कंट्रोल कर लिया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी सीटों पर सीधी नजर रखी है। और मानना है कहीं भी भारतीय जनता पार्टी को भीतरघात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण के साथ इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता ने माना है कि कमल का फूल उनका चुनाव चिन्ह है, उसको लेकर कमल उम्मीदवार है और कमल को लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चला है। इसलिए हमारा मानना है कि कहीं भीतरघात नहीं है, सातों की सातों सीटों भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। जी चलिए, मैं आपके पास में आना चाहूंगा प्रतीक जी। दो तीन चीजें आ रही थी उस समय। एक तो ये कहा गया इलेक्शन के दरमियान कि दौसा में मैच फिक्स है। उसके अलावा कई जगह यह भी कहा गया कि टिकट सचिन पायलट ने ज्यादा बांटे हैं, तो गहलोत साहब की कोई जवाबदेही नहीं थी इसमें। यह मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ चर्चा का विषय भी रहा पूरा इलेक्शन कैंपेन के दौरान। देखिए कि जो मीडिया की चर्चा रही और जो कांग्रेस की रणनीति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। कांग्रेस पार्टी ने, आला कमान ने, जो राज्य के नेता हैं, सब ने एक सहमति के साथ सारे टिकट फाइनल किए थे। मैच फिक्स की जो बात जो वहाँ पर निकली थी वो कुछ आपस की या फिर मीडिया की चलाई हुई या बीजेपी के कुछ नेताओं की चलाई हुई बात थी, जिसका खंडन खुद अध्यक्ष जी ने भी किया था और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी किया था। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात ना तो थी और ना है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है, जनता अपना वोट डाल चुकी है, मुद्दों के आधार पे वोट डाला है। और जो भीतरघात आप जो बिल्कुल जिक्र कर रहे थे कि विजय बैंसला जी देवली उनियारा में कहीं नजर नहीं आ रहे, बड़े नाराज से चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि देवली उनियारा भी इनके हाथ से निकल चुकी है। और उसके साथ साथ जो नहीं, वो तो और 6 सीट अभी मान के चल रहे थे कि आप लोग की बीजेपी खाते में जा रही है। ये देखिए, हम तो ये मान के चल रहे थे कि सातों की सातों सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में आएगी, लेकिन टफ फाइट थी बिल्कुल। जब बीजेपी की सरकार है और जब पूरी मशीनरी लगी हुई है तो टफ फाइट तो थी। लेकिन जिस तरीके से विजय बैंसला जी दिखाई नहीं दिए, तो जीत का जो अंतर पिछली बार था, आप देखिएगा इस बार और ज्यादा जीत का अंतर बढ़ेगा। चलिए, जीत का अंतर बढ़ेगा। खैर, ये तो अभी चुनाव परिणाम जब आएंगे तभी पता चल पाएगा कि क्या पोजीशन रहती है और क्या स्थिति बनेगी। अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। खैर, राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं, उनकी धरातली जो जानकारी है वो काफ़ी है, क्योंकि कार्यकर्ताओं के रूप में उनके पास में एक बहुत बड़ी फौज है जिनसे फीडबैक में मिलता है। लेकिन फीडबैक का आधार सही होना चाहिए। अदरवाइज़ तो अगर नेताजी को खुश करने के लिए अगर मैसेज पास ऑन किए जाते हैं और किन्नी साहब सब जगह बहुत ही बढ़िया है, तो फिर वो रिजल्ट के दिन देखते हैं कि ज़बरदस्ती पहले ही लड्डू बंटवा दिए, सब कुछ होना तो अलग था। वो भी कई बार होता है। तो अनिल अंदर ही, वो घनश्याम तिवारी कई बार विधानसभा में कहते थे कि कौन सा भांजा मनी मन जान जा, इस तरह से बातें करते थे वो, कि अंदर ही अंदर सबको मालूम होता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। तो फीडबैक तो लिया होगा राजनीतिक दलों ने, ये तो माना जा सकता है। फीडबैक भी लिया, पता भी है। ये जरूर होता है कि कुछ सीटों पर जहां पर कड़ा मुकाबला है, उन सीटों पर पार्टी ये सोचती है कि किधर भी पलटा जा सकता है। लेकिन 84 जैसी सीट बीजेपी चाहे दावा करे, लेकिन चैलेंज है वहां पर बीजेपी के लिए। संभव है वहां पर बीजेपी जीत कर निकले, लेकिन वहां की जो फाइट है वो बीजेपी के साथ सीधे तौर पर बीएपी पार्टी से है। कांग्रेस जरूर वहां पर मुकाबले में है और त्रिकोणीय मुकाबला वहां पर बन रहा है। लेकिन इन जो सीटें हैं, अगर देखा जाए, झुंझुनू सीट को देख लिया जाए, काफ़ी टफ मुकाबला है। बगावत करने वाले कैंडिडेट को, भामू को टिकट दी गई और उसके साथ साथ बबलू ने मैनेज हुआ, और मैनेज होने के साथ में कितना लगा। तो ये चीज़ें जो हैं वो चुनाव में काफ़ी मायने भी रखती हैं। तमाम जो चुनाव 7 सीटों की अगर देखी जाए तो क्लियर तस्वीर है। बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, पता होता है कि कितने सीटें आएंगी। हमने देखा था विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने दावा किया कि हमारी सरकार बन रही है, बीजेपी ने दावा हमारे किया। बीजेपी ने कहा कि हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, सरकार बीजेपी की जरूर बनी लेकिन प्रचंड बहुमत नहीं आया। तो दावे होते हैं अपने आप में। ये 7 सीटों के हम देखेंगे जब रिजल्ट आएंगे। अगर बीजेपी के खाते में 1+ सीट आती है तो बीजेपी फिर अपने बयान को डाइवर्ट करेगी और ये कहेगी कि हमारी तो 1 सीट थी, हमने 2 ली है, डबल हो गई है, 3 आ गई, हम 3 गुना वहां पर प्लस करके निकले। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अगर यहां पर खोती है, क्योंकि 4 सीटें हैं कांग्रेस की, बीजेपी के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस की 4 जो सीटें अगर वहां पर रिपीट होती है, कांग्रेस उत्साहित भी होगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे तो अगर देखा जाए उस समय से लेकर राजस्थान के अंदर कांग्रेस काफी उत्साहित नजर आ रही है। लेकिन ये जो नतीजे रहेंगे, खासतौर से 5 सीटों पर जो त्रिकोणीय मुकाबला बना है, 2 सीटों पर आमने सामने की स्थितियां जो है, काफी टफ फाइट यहां पर बनी हुई है। जो इस बार चुनाव रहा है काफी रोचक भी रहा है और दोनों दलों ने
प्रत्याशी चयन से लेके जो चुनाव के कैंपेनिंग से लेके बारीकी से जो चुनाव लड़ा है, काफी अच्छा चुनाव इन राजस्थान के विधानसभा चुनाव को, उपचुनाव को कहा जा सकता है। रिजल्ट क्या रहते हैं ये जो है वो प्रत्याशी पर निर्भर करता है और जनता पर तो निर्भर है ही कि जनता ने वोट किसके पक्ष में दिया। बिल्कुल, चलिए अब तो यही कहा जा सकता है कि 69 जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। 23 तारीख को जब ये खुलेंगी तो उनमें से कौन से सौभाग्यशाली 7 लोग होंगे जो जीत कर के आएंगे और लोकतंत्र के पवित्र सदन विधानसभा का सदस्य बनेंगे। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि मुकाबला काफ़ी रोचक रहा और कड़ी मेहनत के साथ में मतदाता ने भी अपने पत्ते लास्ट तक नहीं खोले कि किस दिशा में जा रहा है। कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जिसमें से कहा जा रहा है कि बड़ी पशोपेश की स्थिति रखी, और वोटिंग परसेंटेज की भी बात करें, जहां उत्साह माना जा रहा था दौसा में, वहां वोटिंग सबसे कम रही है। वो भी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है और प्रत्याशियों की नींद मुझे नहीं लगता है कि 23 तारीख तक चैन से भी सो पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।